हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आपके लिए लेके आए हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने वाली हिंदी। तो आप लोग देखेंगे हिंदी किस प्रकार की आती है नवोदय के पेपर में। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि आपके 4 अनुच्छेद के रूप में हिंदी आएगी, जिसमें हर एक में 5-5 प्रश्न होंगे। तो आपके 20 प्रश्न हिंदी के आते हैं और हर एक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आपकी जो हिंदी आती है 25 अंक की आती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर या फिर रोल प्ले करती है आपके पेपर में सिलेक्शन में। तो आप लोग हिंदी को बड़े ध्यान से करेंगे। यदि आपका मीडियम हिंदी है तो आप लोग बड़े ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। तो आप लोग देखेंगे पहला अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप हमारे साथ में पढ़ेंगे और आप दिए गए इसके इस पे डिपेंड 5 प्रश्न आएंगे। आप 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे नवोदय संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी और नवोदय संबंधित तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा सैनिक, सिरमोदय और मिलिट्री स्कूल जैसे जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनकी भी जानकारी और तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले अनुच्छेद को आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। अरुण और वरुण सौर परिवार के ब्रह्मात्मक ग्रह हैं। शुक्र की भांति अरुण भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। अरुण तथा वरुण हमारे सौरमंडल के सूर्य से क्रमशः 7वां और 8वां ग्रह है। अरुण की विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुकाव घूर्णन अक्ष है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रहों की अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये आपका सौरमंडल से रिलेटेड एक बहुत अच्छा अनुच्छेद था। इससे रिलेटेड आपके पास प्रश्न पहला है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आपको 10 सेकंड दूंगा। तो 10 सेकंड में आप इसको आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, वरुण ग्रह किस श्रेणी में आता है? नीला ग्रह, बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह या तारा? तो आप लोग इसको आंसर करें जल्दी से कमेंट में, यदि आपको मुझसे पहले आंसर आता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो कि वरुण ग्रह है, यहाँ पे दिया गया है बाह्य ग्रह में आता है, तो इसका आंसर आएगा बी। आप लोग चलेंगे, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का टाइमर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको आप बताएंगे। अत्यधिक झुका घूर्णन किस ग्रह की विशेषता है? पृथ्वी, बुध, शनि या फिर अरुण? चलिए, दूसरे का आपका आंसर आज आ गया होगा। अत्यधिक झुका घूर्णन किस ग्रह की विशेषता है? तो यहाँ पे लिखा है अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष होता है अरुण का। तो अरुण डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन लगाने वाले बिल्कुल सही है। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका तीसरा प्रश्न। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? 10 सेकंड आपके पास इसका टाइम है। 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर करें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, जो कि इसमें दिया ही नहीं, इसलिए आंसर डी होगा। डी आंसर बताने वाले बिल्कुल सही थे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है पृथ्वी को कहा जाता है लाल ग्रह, नीला ग्रह, चमकीला ग्रह या भौर का तारा? चौथे प्रश्न का आप उत्तर देंगे। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। कमेंट में इसका आंसर बताएं आप लोग, यदि आपका आंसर मुझसे पहले आता है तो। आपका इसका आंसर जो है वो है, इसको कहा जाता है नीला ग्रह, जो कि लिखा भी था। आप लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस गत अनुच्छेद का आपका होगा अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, सूरज, आदित्य, अनल? बहुत अच्छा प्रश्न है। पर्यायवाची शब्द की एक आपको वीडियो बना के दी गई है, जो हमारे चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट में डली है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी
तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। और ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे कुछ आपको गलत नहीं सीखने मिलेगा तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका जो सूर्य का पर्यायवाची होता है उसमें बताया भी गया था। इसका होता है दिवाकर भी होता है, सूरज भी होता है, आदित्य भी होता है, अनल होता है जो कि आग का होता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनल। चलें आप नेक्स्ट का अध्ययन आपके सामने है, इसको आप मेरे साथ में रीड करेंगे या पढ़ेंगे। तितली हर रंग में पाई जाती है। हम अपने बचपन से ही तितलियों के पीछे भागते भागते और उनकी कहानी सुनते बड़े हुए हैं। तितली का जीवन चक्र में अंडा सबसे पहले आता है। सबसे पहले क्या आता है? अंडा। अंडे कुछ दिन बाद फूट जाते हैं, जिसमें से कैटरपिलर लार्वा निकलता है जो पेड़ों की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है। कुछ दिन बाद कैटरपिलर लार्वा के चारों ओर बड़ा खोल बन जाता है, जिससे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा के पूरी तरह विकसित होने के बाद वह टूटने लगता है, जिसमें से एक तितली निकलती है। तितलियां फूलों के रस पीकर बड़ी होती है। तितलियों में सूंघने और देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तितलियां शाकाहारी होती हैं। जब भी तितलियां अंडा देती हैं, उनके अंडे में एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिससे जिससे अंडे पत्तियों पर चिपके रहते हैं। तितलियां पराबैंगनी किरणें भी देख सकती हैं क्योंकि इनकी आंखों में 6000 लेंस होते हैं। तितलियां अपने पैरों से भोजन का स्वाद चखने की सक्षम होती हैं। तितलियां ज़्यादातर गर्म क्षेत्र में रहना पसंद करती हैं, इसलिए अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप में पाई जाती हैं। तितलियां बड़ी होती हैं चावल खाकर, पानी पीकर, फूलों का रस पीकर, पत्ती खाकर। पहला प्रश्न का आप उत्तर देंगे जल्दी से कमेंट में। इसका आंसर तो आप लोग तुरंत ही दे देंगे। इसका आंसर है फूलों का रस पीकर तितलियां बड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तितली की आंखों में कितने लेंस होते हैं? 500, 5000, 6000 या 600? आपको इसका आंसर देंगे कमेंट में यदि मुझसे पहले आता है तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिलेंगी। 5वीं की तैयारी पूर्ण करवाई जाएगी बोर्ड की, तो इसलिए आप लोग पेपर में यदि अच्छे अंक 100% में से आप लोग अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको आंसर है जो 6000 है, लिखा है 6000 लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 68वां प्रश्न है, जो कि 68वां आता है प्रश्न आपके पेपर का। कैटरपिलर लार्वा के चारों ओर बड़ा खोल बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस, प्यूपा, मेंसल, पिलर। आप अंडों के चारों ओर खोल बन जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आप इसका आंसर देंगे। तो उसको कहा जाता है प्यूपा। लिखा भी था यहाँ पे, प्यूपा कहा जाता है। इसके बाद आपका 69वां प्रश्न है। 69वां प्रश्न का आप आंसर देंगे, तितलियां किस महाद्वीप में नहीं पाई जाती? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका। बताएं इसका आंसर। बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा था इसका भी उत्तर। तो इसका उत्तर है जो है अंटार्कटिका। इसके बाद आप चलेंगे 70वां प्रश्न आपके सामने है, तितलियां होती हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं। आप इसको भी बताएंगे तितलियां कैसी होती हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा तितलियां होती हैं शाकाहारी। लिखा भी था तितलियां शाकाहारी होती हैं। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट का अनुच्छेद आपके सामने होगा, तीसरा अनुच्छेद रहेगा जो, इससे रिलेटेड भी आपके पास 5 प्रश्न होंगे, इसको मेरे साथ पढ़ें। परशुराम त्रेता युग के एक ऋषि थे। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम जमदग्नि और तथा माता का नाम रेणुका था। महर्षि जमदग्नि द्वारा आयोजित पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान के फलस्वरूप रेणुका के गर्भ में वैशाख शुक्ल तृतीया को उनका जन्म हुआ था। परशुराम को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। जन्म के पश्चात उनका रामभद्र रखा गया। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण उन्हें जमदेग्नि
तथा भृगुवंश के जन्म लेने के कारण उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दो नाम है, जामदग्नि और भार्गव। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि ऋषिकेश के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर महर्षि ऋषिकेश ने उन्हें अपना सारंग नामक धनुष तथा महर्षि कश्यप ने वैष्णवी मंत्र प्रदान किया। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की तथा भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें विद्युत भी नामक परशु प्राप्त किया और वे रामभद्र के परशुराम कहलाए। परशुराम जन्म से तो ब्राह्मण थे, पर वे अपने कर्मों से क्षत्रिय थे। भीष्म पितामह और कर्ण उनके प्रमुख शिष्य थे। पहला प्रश्न आपके सामने है, परशुराम को भगवान विष्णु के कौन सा अवतार के रूप में जाना जाता है? दूसरा, तीसरा, छठवां या सातवां? 10 सेकंड में आप इसका आंसर दें। यदि आपका आंसर मुझसे पहले आ जाता है तो इसको कमेंट में भी बताएं। इसका सही उत्तर है छठवां अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा, परशुराम किसके परम भक्त थे? भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता सरस्वती। ABCD में से इसका उत्तर बताएं क्या आता है। इसमें लिखा भी है भगवान शिव के परम भक्त थे, भोलेनाथ के परम भक्त थे परशुराम। परशुराम की योग्यता से प्रभावित होकर महर्षि ऋषिकेश ने उन्हें क्या दिया था? सारंग धनुष, गायत्री मंत्र, वेदोविधि, परशु। इनमें से कोई नहीं। आप बताएं इसका उत्तर क्या आता है ABCD में से। सारंग धनुष दिया गया था परशुराम को उनकी योग्यता से प्रभावित होकर। इसके बाद अब चलेंगे नेक्स्ट कोई प्रश्न है आपके सामने, परशुराम को इनमें से निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भार्गव, रामभद्र, जामदग्नि और उपयुक्त सभी। इसका उत्तर दें आप कमेंट में। उत्तर आपका आएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि आपका 75वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक योग का नहीं है? द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग या युजुयुग? आप चलेंगे, इसका उत्तर बताएं। युजुयुग। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि द्वापर युग आपने सुना होगा, कलयुग सुना होगा, त्रेता युग सुना होगा, लेकिन युजुयुग नहीं सुना है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट है अनुच्छेद, मेरे साथ में पढ़ेंगे, मेरे साथ में इसको पढ़ेंगे और इसका भी उत्तर देंगे आप लोग कमेंट में। मलेरिया या दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया को आमतौर पर गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, किंतु यह खुद अपने आप में गरीबी का कारण है तथा आर्थिक विकास का प्रमुख अवरोधक है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लुइज मच्छर है। इसके काटने से मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश के बहुगुणित होते हैं। बहुगुणित मतलब होता है फैलते हैं या फिर अपने आप में विखंडन होता है। मलेरिया परजीवी का मानव के विकास के 2 चरणों में होता है, यकृत का पहला चरण और लाल रक्त कोशिकाओं का में दूसरा चरण। मलेरिया के लक्षणों में शामिल हैं ज्वर, कंपकपी, जोड़ों में दर्द, उल्टी, रक्तकाल्पता आदि। मलेरिया के विरुद्ध पहला प्रभावी उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया गया था, जिनमें कुनैन पाई जाती है। यह वृक्ष पेरू देश के एंडीज पर्वतों की ढलानों पर उगता है। प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इस बात की पहचाना जाता है कि मलेरिया के नियंत्रण हेतु किस प्रकार वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। पहला आपके पास पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग है विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या कवक जनित। 76 क्वेश्चन है, या फिर आपका बोल सकते हैं हिंदी का 16वां प्रश्न होता है। आप इसका भी उत्तर करेंगे। कुल मिला के आपकी 25 नंबर की हिंदी आती है, जो कि बहुत सारे बच्चों को निकलने का मतलब आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका आंसर है प्रोटोजोआ जनित, सी ऑप्शन जिसने भी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप चलेंगे 77 प्रश्न की तरफ। मलेरिया परजीवी का विकास कितने चरणों में होता है? 3, 2, 4, 6। 10 सेकेंड में आप इसका भी उत्तर करें। जी हाँ बच्चों, इसका आपका आंसर बिल्कुल सही होगा यदि आपने बी लगाया होगा। आपने इसके बाद चलेंगे 78 प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा लक्षण मलेरिया का नहीं है? कंपकपी, ज्वर, कानों से सुनाई न देना, उल्टी। तो आप लोग इसका उत्तर करें, ABCD में से क्या होता है? जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्वर, कपकपी, जोड़ों का दर्द, उल्टी। आप लोग यहाँ पर कपकपी, ज्वर, उल्टी तो है, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कानों से सुनाई ना देना। कहीं से कहीं तक मलेरिया से नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 25 अप्रैल, 22 मार्च या 11 जुलाई। बताएं इसका आंसर क्या होगा। जिसने भी 25 अप्रैल लगाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका 25 अप्रैल का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट और अंतिम प्रश्न। अवरोध का पर्यायवाची होता है रुकावट, बाधा, अड़चन, उपयुक्त सभी। आपका अंतिम प्रश्न होता है टेस्ट का या फिर पेपर का, और आज का आपका हिंदी का भी अंतिम प्रश्न है। आप लोगों को अवरोध का पर्यायवाची बताना है, जो कि सही आंसर इसका है उपयुक्त सभी। तो आप लोगों ने हमारे साथ में ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की वीडियो देख रहे थे आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नवोदय संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। और बच्चों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नवोदय के 50 सैंपल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको 2 पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, तो आप लोग कम से कम फ्री पेपर जरूर ले लें यदि आप हमारी कोचिंग में नहीं पढ़ते। तो इस नंबर पे आप कॉल ना करें, मैसेज कर सकते हैं 8770387985। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दें अपना नाम और पता कि आप कहाँ से हैं। आप नाम और अपना पता इस नंबर पे मैसेज कर दें, तो आपको यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएंगे। एटलीस्ट 2 पेपर तो आप लोग फ्री में ले ही लें। बिल्कुल नवोदय पैटर्न के इसी प्रकार के सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, आंसर शीट के साथ में मिलेंगे। तो आप लोग यदि हमारी कोचिंग से नहीं पढ़ते, इस नंबर पे दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज जरूर कर दें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे नवोदय की संबंधित जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।